औरंगजेब आलमगीर ने ऑर्थोडॉक्स औरंगजेब आलमगीर ने जो ऑर्थोडॉक्स वहां के स्कॉलर्स थे, सपोर्टर्स थे, उनकी हेल्प से जो है ना अपने पास पावर गेन की। हालांकि हमने बताया था कि दारा शुकों का बनता था, उनको इन्होंने जो है वो जंग में हराया और उसके बाद इन्होंने जो है पावर गेन की और अपने फादर को इन्होंने वो क्योंकि उनको पैरालिसिस हो गया था तो उनको इन्होंने डाल दिया जेल में। और उसके बाद जो है ना अपने भाई से पावर गेन करने के बाद और ऑर्थोडॉक्स जो सपोर्टर्स थे, जो स्कॉलर्स थे इस्लामिक, उनकी हेल्प से इन्होंने गेन की पावर। उसके बाद इन्होंने अपने फादर को जो है, हालांकि 15 ईयर्स जो है उसके बाद भी वो जिंदा रहे हैं, तब तक इन्होंने उनको जो है वो प्रिजन में ही डाले रखा। और इन्होंने रेडिकल इस्लामाइजेशन शुरू की, जैसे हमारे यहाँ पे ज़िया के दौर में इस्लामाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, इसी तरीके से फतवा आलमगीरी लगाकर। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है किस मुगल बादशाह ने फतवा लगाकर इस्लामाइजेशन शुरू की, तो वो आलमगीर है, औरंगजेब आलमगीर। उन्होंने फतवा आलमगीरी लगा के इस्लामाइजेशन शुरू की। मतलब जो पहले थोड़ा सा आपको मैंने बताया था, जैसे अकबर के टाइम में और बाकी किंग्स के टाइम में सिख्स और स्पेशली हिंदू जो थे, उनकी जो रियाया है या जो उनकी हिंदू पॉपुलेशन थी, उनको बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट और इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। तो उन्होंने जो है ना इस्लामाइजेशन के थ्रू जो मुस्लिम्स थे उनको, मुस्लिम नोबल्स को जो है वो ज़्यादा पावर ऑफ पोजिशन थी। उसके अलावा एक सिख लीडर जिनके आप फोटो देख रहे होंगे, बहादुर तेग बहादुर जो सिख लीडर थे, इनकी एग्जीक्यूशन ऑर्डर की, जिसकी वजह से सिक्स जो है इन्होंने बहुत ज्यादा रिटेलिएट किया था और उसकी रिबेलियन, एक प्रॉपर रिबेलियन उन्होंने जो है वो अपनी लॉन्च की थी। उस रिबेलियन में उनकी कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इनके जो तेग बहादुर हैं, इनको इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसकी वजह से जो इनकी रियाया थी, जिनकी पॉपुलेशन थी, जो सिख पॉपुलेशन थी, उनके जो सेंटिमेंट्स थे जो मुगल्स की तरफ, वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे। उससे पहले मोस्टली हार्मनी और पीस में रह रहे थे। जो भी वॉर्स होती थी वो उनकी होती थी, मोस्टली जो वॉर्स हैं दे वर बिकॉज ऑफ द थ्रोन। लेकिन अब जो इनकी वॉर्स थी, ये इंटरनल जो रिबेलियंस थी, वो भी स्टार्ट हो गई थी। औरंगजेब आलमगीर इज कंसिडर्ड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग बाय हिस्टोरियन। जितने भी फेमस हिस्टोरियंस हैं जो अनबायस्ड हैं, मैं बायस्ड हिस्टोरियंस की बात नहीं करी, सब कॉन्टिनेंट के हिस्टोरियंस की बात नहीं करी, जो इंग्लिश हिस्टोरियंस हैं या ब्रिटिशर्स हैं या उसके अलावा जो लोग अनबायस्ड हैं, वो इनको सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल किंग कहते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा सडन थी और बहुत रिजिड थी। यानी एक तो आपने जो पीस का और जो आपस में ट्रैंक्विलिटी थी उसके माहौल को आपने एकदम रेडिकल इस्लामाइजेशन करके खत्म किया। दूसरा ये है कि जो पावर ऑफ पोजीशन में जो फैमिलीज थी, हिंदू और सिख्स, उनको जो है आपने वहां से हटा दिया। उसके बाद आपने एक सिख लीडर को, जो उनका बहुत बड़ा लीडर था, जो इनका क्योंकि सिख जो है वो एक रिलीजन नहीं, एक आइडियोलॉजी है, तो इनके लीडर्स होते हैं। तो जो इस सिखों को लीड कर रहे थे, उनके जो सबसे बड़े सिख लीडर थे, उनको उन्होंने एग्जीक्यूशन कर दी। तो इस तरह उनकी जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा रिजिड थी, तो इसलिए इन्हें कंट्रोवर्शियल किंग कहा जाता है। हिज रिफॉर्म्स पर रिब्यूक्ड बाय हिज सन बहादुर शाह वन। अब बहादुर शाह टू दो हैं, एक बहादुर शाह वन है जो आलमगीर के बेटे हैं, और एक बहादुर शाह जफर है। इनको कंफ्यूज नहीं करना, वो बहादुर शाह टू है। अगर बहादुर शाह वन आएगा तो वो औरंगजेब आलमगीर के बेटे हैं, उनकी बात हो रही है। और बहादुर शाह वन की डेथ के बाद जो है वो मुगल एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होने लगी। मराठाज ने बहुत सारे एरियाज कैप्चर कर लिए। सिख जो है वो बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ एरियाज अपने साथ एनेक्स करते रहे। इससे नहीं था कि बहुत मैस स्केल के ऊपर कोई वॉर हुई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े हिस्सों को जो है ये लोग लेते रहे हैं। उनकी किंगडम स्ट्रांग होती गई और मुगल किंगडम जो है वो वीक होती गई। अब हमने लिटिल मुगल्स की बात की है, तो औरंगजेब आलमगीर जो है वो लास्ट मेजर मुगल थे। उनके बाद उनके बेटे आए हैं बहादुर शाह वन। लेकिन क्योंकि इनकी इतनी रेडिकल पॉलिसीज थी, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो डिफरेंट वहां पे रीजन में जितने डिफरेंट जो पहले पीसफुली रह रहे थे हिंदू सिख्स, इन्होंने अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, छोटे छोटे एरिया से इनको कैप्चर करके मुगल एम्पायर को जो सेंटर था उसको वीक करना शुरू कर दिया। अब लिटिल मुगल्स में आप ये देख लें कि ईयर, अब ये आपने जरूर नोट करना है, जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईयर 1719 में चार मुगल एम्परर्स थ्रोन पे आए हैं और वहां से चले गए हैं। चार एम्परर्स,
उस टाइम के अंदर ईयर 1719 में 4 मुगल एम्परर्स असेंड किए हैं थ्रोन में, और उसके बाद उनसे थ्रोन वापस ले लिया गया है। उसके बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला हैं, इन्होंने 1719 से 1748 तक इनका रेन रहा है। उससे पहले 1719 तक चार डिफरेंट बादशाह एक ही ईयर में चेंज हुए हैं। ये 1719 का ईयर आपने याद रखना है। मोहम्मद शाह जो है वो जो सेवेंथ रूलर थे मुगल डायनेस्टी के। और इससे पहले मोहम्मद शाह से पहले हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह रहे हैं 5 साल के लिए, और उनका असल नाम था कुतुबुद्दीन। ही ट्राइड टू मेक सेटलमेंट्स विद द ओपोनेंट्स ऑफ द एम्पायर। जो आपको मैंने बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता सिखों ने, हिंदूज ने, मराठास हैं, उसके अलावा और भी डिफरेंट एथनिसिटीज की, उन्होंने अपने अपने एरियाज में अपनी पावर बढ़ाना शुरू कर दी थी। और उसके अलावा ब्रिटिशर्स एक बहुत बड़ी पावर उसको बन रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। तो उनके साथ पीस बनाने की इन्होंने कोशिश की, और ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसकी वजह से मुगल एम्पायर जो है वो इटसेल्फ और वीक होती रही, और सिर्फ थ्रोन पे रहने के लिए इन्होंने ऐसी पॉलिसीज अपनाई पीस के लिए, जो सेंटर के लिए बहुत ज्यादा बुरी साबित हुई है इन लॉन्ग रन। जब बहादुर शाह की डेथ हुई है, बहादुर शाह वन की, तो उन्हें मोती मस्जिद दिल्ली में तदफीन की गई। अब बहुत सारे जो बादशाह हैं, मोती मस्जिद बार बार आएगी, मोती मस्जिद लाजमी याद रखिएगा। ये दिल्ली में एक मस्जिद है जिसके अंदर बहुत सारे मुगल एम्परर्स हैं, जो लिटिल मुगल्स हैं, उनमें से बहुत सारे लिटिल मुगल्स मोती मस्जिद में इनकी तदफीन हुई भी है। मोती मस्जिद में इनको बेरी किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं जहानदार शाह। ये 707 से 712 तक रहे हैं। इनका असल नाम, रियल नेम, माजुद्दीन जहानदार शाह बहादुर था। अभी शाह बहादुर है, जहानदार शाह बहादुर। ये सिर्फ 1 साल के लिए थ्रोन के पे रहे हैं। इनके जो नेफ्यू हैं फरुख शहरियार। अब सैयद ब्रदर्स का बहुत ज्यादा किरदार है लिटिल मुगल्स में। जो सैयद ब्रदर्स थे, सैयद हसन और सैयद हुसैन खान, 2 भाई हैं। इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आपको नजर आएगा लिटिल मुगल्स के टाइम पीरियड में। ये नोबल थे, वहां के नोबल मैन थे, और इनके पास जो है ना वो काफी ज्यादा देवर रिच। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते थे जो प्रेजेंट किंग होता था उसके ऊपर। और इन्होंने इतना ज्यादा इंट्रॉइंड थे ये पॉलिटिक्स के अंदर, कि बहुत सारे जो बादशाह हैं, इन्होंने सिर्फ एज पपेट किंग्स जो है मुगल्स को आगे रखा हुआ था, और उनके थ्रू जो भी इनकी अपनी पॉलिसीज थी ये री इन्फोर्स कराते थे। तो जहांदार शाह को उनके जो नेफ्यू हैं फरुख शहरियार, उन्होंने डिथ्रोन किया 1 साल बाद। और जब फरुख शहरियार आए पावर में, उन्होंने मैस एग्जीक्यूशन ऑर्डर की अपने ओपोनेंट्स की। यानी आप ये देख लें, पावर में आते हुए उन्होंने मुगल के, जो जाहिर बात है मुगल प्रिंस थे, प्रिंसेस थी, उनको मैस एग्जीक्यूशन ऑर्डर की है। बहुत बड़े बड़े नोबल मैन थे। जाहिर बात है अगर आप किसी नोबल मैन के घर के सरबराह को कत्ल कर दें, नोबल फैमिली को, तो आप उनकी सपोर्ट आप खो देंगे। जब आप उनकी सपोर्ट आपके पास नहीं होगी, तो नोबल मैन वो लोग थे जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें होती थी, जो आपको रेवेन्यू लेके देते थे, जिनके पास फार्मिंग लैंड्स होती थी। तो जब आप उनके सरबराहान को कत्ल करेंगे, तो जाहिर बात है दे वोंट एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू यू। तो ये नहीं देखा इन्होंने, और मैस एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर दी। इसकी वजह से जो है इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। अब जब इंटरनली इनको थ्रेट हुआ कि इंटरनल मेरे नोबलमैन मेरे साथ नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजपूत, सिख और मराठास के साथ पीस बनाना शुरू कर दिया। तो जब आप एक तरफ आप अपने सेंटर को वीक कर रहे हैं रिबेलियन की वजह से, और दूसरे आपने जो है ना वो जो आपके एनिमीज हैं उनके साथ आपने पीस बनाना शुरू कर दी। जाहिर बात है जब आप एनिमीज के साथ पीस में जाते हैं, तो वो आपसे कोई ना कोई ऐसी शराइत भी मनवाते हैं जो आपके हक में नहीं होती। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि इस तरह से इश्यूज जो है वो क्रिएट हुए हैं। एग्जीक्यूटेड हिज नेफ्यू। उसके बाद इन्होंने आते ही पावर में अपने नेफ्यू को एग्जीक्यूट कर दिया। उनको लगा कि मेरे बाद जो मेरा भतीजा है, ये नोबलमैन मेरे भतीजे को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने जिनका अपना भतीजा था जो प्यूबेरेसेंट था, उनको इन्होंने कत्ल कर दिया था। अब हमने आलमगीर के जो बेटे हैं, औरंगजेब आलमगीर के बेटे बहादुर शाह वन को देखा। उसके बाद हमने देखा है कि बहादुर शाह वन 1 साल के लिए रहे हैं, और उसके बाद जहां दार शाह आ गए हैं। जहांदार शाह भी 1 साल के लिए रहे हैं, और उसके बाद उनके नेफ्यू जो है फरुख शहरियार ने इनको डिथ्रोन किया है। और इस सारी हिस्ट्री में लिटिल मुगल्स की सैयद ब्रदर्स आप बहुत दफा सुनेंगे। सैयद हसन और सैयद हुसैन, ये 2 ब्रदर्स हैं। ये नोबलमैन थे, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था कोर्ट में, और इनकी वजह से इन्होंने बहुत सारे जो है वो डिफरेंट
जो किंग्स हैं वो थ्रोन पे लाके बिठाए हैं। और 1719 में 4 डिफरेंट मुगल एम्परर्स जो हैं वो आए हैं थ्रोन पे और डीथ्रोन हुए, यानी असेंड भी हुए हैं 4। और उन सब की एजेस देवर क्लोज टू 50 60। तो मतलब उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, वो जिस वहां जाते थे बैठते थे। और एक ऐसे भी बादशाह थे जिनको सैयद ब्रदर्स ने अलाउ नहीं किया था कि वो नोबल मैन से मिल सके या जुम्मे की प्रेयर सबके साथ एज अ किंग पढ़ सकें। तो इतना इन्फ्लुएंस रहा है सैयद ब्रदर्स का। तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो ये सैयद हसन बरहा, अली खान बरहा और सैयद हुसैन अली खान बरहा, ये आगे मैंने मेंशन किया है भाई, आप देख लेंगे। अब फर्रुख शहरियार का हमने बताया कि आए हैं इन्होंने जो 713 से 719 तक जो है वो हुकूमत की है, 6 साल तकरीबन। इन्होंने अपने जो चचा हैं उनको डिथ्रोन किया था। उसके बाद इन्होंने आते ही अपने नेफ्यू को भी, जो भतीजे हैं इनके, जो पॉसिबल सक्सेसर हो सकते थे थ्रोन के, उसको भी एग्जीक्यूट करा दिया था। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, राजपूत सिक्स, और क्योंकि इंटरनली वीक हो गए थे तो इन्होंने एक्सटर्नल, अंदर रिबेलियन को कुचलने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ जो है ना पीस बनाना शुरू कर दिया। अब आप ये देखें, ही अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू इम्पोर्ट कस्टम फ्री गुड्स इनटू बंगाल। अब जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, कोई भी हुकूमत इंपोर्ट करती है, कोई भी कंपनी इंपोर्ट करती है, तो उन्हें एक फी पे करनी पड़ती है जो आपके हुकूमत के रेवेन्यू सिस्टम में, आपके हुकूमत के खजाने में जाती है। आपने उन्हें ड्यूटी फ्री गुड्स इंपोर्ट करने दे दी है, यानी वो अगर इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी तो उन्हें उसके लिए हुकूमत को कोई फी पे नहीं करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो आपके पास रेवेन्यू तो नहीं आ रहा। जब आपके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा लेकिन आपकी लैंड, आपके रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, तो ये हुकूमत को नुकसान पहुंचा है, आपकी गवर्नमेंट को, यानी आपका रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लो थी, क्योंकि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नहीं सिर्फ तकरीबन 20 फैक्ट्रीज उस वक्त जो है ना सेटअप कर ली थी, सूरत, गुजरात, बंगाल, मतलब बेस के करीब जितनी भी सिटीज थी उन्होंने, बड़ी बिग सिटीज में, तमाम बिग सिटीज में अपनी फैक्ट्रीज जो है वो बना ली थी। तो अगर आपको इतने सारे एरिया से, सिर्फ बंगाल में ही इनकी इतनी फैक्ट्रीज थी, अगर वहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो ये आपकी हुकूमत के जो रेवेन्यू सिस्टम है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उसको नुकसान है। सपोर्टेड बाय सैयद ब्रदर्स, नेमली सैयद हसन अली खान बरहा एंड सैयद हुसैन अली खान बरहा। ये प्लीज नोट कर लें, ये सैयद ब्रदर्स का जो है लिटिल मुगल की हिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कंट्रोवर्शियल कंट्रीब्यूशन है। और 1719 में इन्होंने 4 किंग्स को जो है वो तख्त पे बिठाया भी है, और वहां से एक को एग्जीक्यूट करा के, फिर जिसके साथ इनकी नहीं इश्यूज हो रहे थे उसको इन्होंने हटा के, तो इस तरह करके इन्होंने जो है वो मुगल्स को इंटरनली वीक किया है अपने पर्सनल गेन के लिए। इन्होंने जिजिया लगा दिया, दोबारा रीइम्पोज किया, उससे पहले जिजिया खत्म हो गया था। जाहिर बात है जब इनको ईस्ट इंडिया कंपनी से एक जगह से इनका रेवेन्यू खत्म हुआ तो इन्होंने जिजिया इम्पोज कर दिया, था जो इनके नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स थे, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो भी इनसे खफा होना शुरू हो गई। ही वॉज इम्प्रिजन्ड। फिर जब सैयद ब्रदर्स का इनसे जो काम था वो निकल गया और आहिस्ता आहिस्ता फर्रुख शहरियार इंडिपेंडेंट होने लगे, तो उन्होंने जो है वो इनके कजन जो है रफीउद दर्जात, उसको थ्रोन पे बिठाया, उसको सपोर्ट किया और इनको इम्प्रिजन कर लिया। और फिर इनको एग्जीक्यूट कर दिया और दिल्ली में मोती मस्जिद में ही इनकी तदफीन हुई भी है। अब जहांदार के बाद ये लोग लेके आए हैं फर्रुख शहरियार को, जो जहांदार के भतीजे थे। इन्होंने आते ही जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचाया, उसके अलावा जो अपनी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उस पर जिजिया इम्पोज कर दिया। उसके बाद जब इन्होंने थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहा तो जो सैयद ब्रदर्स इनको लेके आए थे उन्होंने ही इनको जो है वो इम्प्रिजन करवाया और एग्जीक्यूट कराया, और इनकी जगह पे इनके जो कजन है रफीउद दर्जात उसको जाके बिठा दिया। अभी हमारे पास रफीउद दर्जात साहब हैं, ये 1 साल देख लें आप, 1719 से 1719 ही पढ़ रहे हैं हम। 1719 का ईयर कवर करें, इसमें आप 4 डिफरेंट किंग्स देखेंगे। ही वॉज प्रोजेक्टेड टू द थ्रोन बाय सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स इनको लेके आए। ही सैट ऑन द थ्रोन फॉर ओनली लेस देन 4 मंथ्स, 4 महीने से भी कम इनका दौरे हुकूमत रहा है। इनको बहुत सारी रिबेलियंस फेस करना पड़ी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन पे जिजिया इम्पोज हो गया था, वो भी इनके खिलाफ थी। उससे पहले सिख लीडर को इन्होंने, मुगल्स ने एग्जीक्यूट कर दिया था, मोहम्मद शाह ने, वो बहादुर शाह ने, वो भी इनके खिलाफ हो गए। उसके बाद जो है वो सिख
राजपूत और मराठास के साथ जब इन्होंने पीस बनाने की कोशिश की, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने फिर इनसे अनड्यू फ़ेवर्स लेना शुरू कर दी। उसकी वज़ह से भी हुकूमत को नुकसान हुआ। तो जो नोबल्स थे, जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन सबको इनसे इश्यूज़ हो रहे थे। तो 4 महीने से भी कम की मुद्दत तक ये रहे हैं, 3 मंथ्स फ्यू डेज़ रहे हैं ये। और इनकी कॉज़ ऑफ डेथ डिस्प्यूटेड है। कोई कहते हैं इन्हें ट्यूबरक्लोसिस था, कोई कहते हैं इन्हें सैयद बिरादरान ने इनको एग्ज़ीक्यूट करवा दिया। ये मेहरौली के एरिया दिल्ली में इनकी तदफ़ीन हुई हुई है। इससे ज़्यादा आपको उसके बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 719 में 4 किंग्स आए हैं और सारे सैयद बिरादरान की जो है वो सपोर्ट से आए हैं और उसके बाद इनको बारी-बारी डिथ्रोन करते गए और इनको एग्ज़ीक्यूट करते गए। उसके बाद रफ़ीउद्दौला आए हैं। ये रफ़ीउद्दौला जो हैं ये इनके भाई थे रफ़ीउ दरजात के और इनको शाहजहाँ टू कहा जाता है। एक हमारे पास शाहजहाँ 1 है, अभी हमारे पास शाहजहाँ 2 आ गए हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि शाहजहाँ 1 ग्रेट मुगल्स में से है और शाहजहाँ 2 लिटिल मुगल्स में से। होता ये था कि अपने आप को उनकी तरह जिस जिस ग्रेट मुगल से या मेजर मुगल से वो इन्फ्लुएंस होते थे, इंस्पायर होते थे, तो अपने आप को वो कहते थे कि जी मैं शाहजहाँ सानी हूँ। इसी तरीके से ये शाहजहाँ हैं, उससे पहले हमने देखा था आगे हमारे पास बहादुर शाह भी एक और आएँगे। तो इस तरह से ये लोग जिनसे इन्फ्लुएंस होते थे, कहते थे कि जी हम उनकी टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलर थे अवाम में। तो अब ये शाहजहाँ 2 आ गए हैं, ही रिमेन्ड अलाइव ओनली फॉर 4 मंथ्स। ये भी सिर्फ़ 4 महीने की मुद्दत तक रहे हैं थ्रोन पे। ये पपेट किंग थे जिनको सैयद ब्रदर्स ने जो है इनेक्ट किया था। अब आप देख रहे रफ़ीउद्दौला साहब को जो है वो नोबल से मिलने की इजाज़त नहीं थी और जुम्मा कांग्रीगेशन यानी जुम्मे की जो नमाज़ है, वो सबके साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। क्योंकि अगर ये नोबल से मिलेंगे, इनके कोई मसले-मसाइल सुनेंगे या उनके साथ कोई नोबल्स इनके साथ साइड करेंगे, ये पावर गेन करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए इनको जुम्मा की नमाज़ सबके साथ अदा करने की या किसी भी नोबल से मिलने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद इनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया और इनकी डेथ हो गई। अब हमारे पास 1719 के 2 किंग्स हो चुके हैं, एक रफ़ीउद्दरजात और एक रफ़ीउद्दौला, ये दोनों भाई थे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो हैं, इनके आपने एक बड़ी एग्ज़ाम्पल सुनी होगी हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, कि दिल्ली अभी दूर है। इनका असल नाम था मिर्ज़ा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह और इनका जो पैदाइश का नाम था वो रोशन अख्तर था। बाद में जब ये आए हैं, किंग बने हैं, तो इन्होंने अपना असल नाम जो है वो चेंज करके मिर्ज़ा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह रख लिया। जो रंगीला है ये इनकी जो पेट्रन करते थे ये एंटरटेनमेंट को, आर्ट्स को, इसकी वजह से इनका नाम मोहम्मद शाह रंगीला पड़ गया। रंगीला इनको इनके शौकीन मिज़ाज होने की वजह से कहा गया था। ही वाज़ पुट ऑन थ्रोन बाय सय्यद ब्रदर्स एट द एज ऑफ 16। अब 16 साल की उम्र में जब इनको लेके आए थ्रोन के ऊपर, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, 16 इयर्स की एज में इनको जब लेके आए हैं थ्रोन के ऊपर, तो इससे बड़ी छोटी उम्र थी, तो बजाय ये कि सैयद बिरादरान ने सोचा कि अगर इनको जो है वो हुकूमत की समझ आ गई, ज़ाहिर बात है 16 इयर्स की एज है, काफ़ी अरसे तक अगर ये रहे तो काफ़ी अरसे तक रह जाएँगे और अगर इन्होंने कोई अपनी हुकूमत कायम कर ली, यहाँ लोगों से रिलेशंस बना लिए अच्छे नोबलमैन से, अपनी हुकूमत में, अपनी पॉपुलेशन में, अपनी जो जनरल पॉपुलेशन थी उसमें मशहूर हो गए, तो इनके लिए मसला होगा, इनको कंट्रोल करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको बहुत ही टेंडर एज में जो है वो जिसे हम कहते हैं कि बैड हैबिट्स जिसमें शराब-नोशी थी, अल्कोहल की जो है कंज़म्पशन थी, इस तरह की डिफरेंट हैबिट्स थी, उनके ऊपर लगा दिया। तो इनका जो फ़ोकस था वो हुकूमत पे कम था और इन चीज़ों पे ज़्यादा था और हुकूमत को जो है वो सैयद बिरादरान जो है वो रन कर रहे थे। ही वाज़ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट्स हैंस कॉल्ड रंगीला। इनका जो पेन नेम था, ये पोएट भी थे, इनका पेट नेम है सदरंग। इनका पेट नेम सतरंग है और बहादुर शाह ज़फ़र का जो है ना आपका पेट नेम आगे भी आएगा, वो है उनका ज़फ़र था और ये हैं सदरंग। यानी हमारे पास 2 पोएट्स हैं, जो मुगल टाइम के अंदर हैं, जो फ़ेमस थे। उनमें ये एक है मोहम्मद शाह रंगीला जिनका पेन नेम है सदरंग, जिसको हम तख़ल्लुस कहते हैं और बहादुर शाह ज़फ़र का है ज़फ़र।
His reign was marked by rapid decline of Mughal empire and exacerbated by Nadir Shah's invasion. अब इनके टाइम में 1939 में नादिर शाह साहब आए हैं और उन्होंने दिल्ली पे हमला किया है। अच्छा, उन्होंने एकदम दिल्ली पे हमला नहीं किया, वो पंजाब के थ्रू उन्होंने पेशावर, पंजाब, इन एरियाज को जो है ना वो फतह करते आए हैं। और नादिर शाह साहब जो है वो नशे में धुत जो है एक ही जुमला कहते रहे, हनूज दिल्ली दूर अस्त, के दिल्ली अभी दूर है, जब दिल्ली में आएंगे ना फिर देखेंगे। तो वो दिल्ली भी आ गए, उन्होंने दिल्ली को सराउंड कर लिया। सिर्फ 55,000 की उनकी आर्मी थी और 1 लाख आर्मी से ज्यादा जो है वो थी। अब जो है इस वक्त दिल्ली के अंदर, क्योंकि वो कैपिटल था, तो उन्होंने 3 घंटे से कम में, लेस देन 3 आवर्स, उन्होंने जो है वो दिल्ली को फतह कर लिया। लेस देन 3 आवर्स में नादिर शाह ने हाफ से भी कम आर्मी के साथ जो है वो दिल्ली को कैप्चर कर लिया। 1739 में बैटल ऑफ कर्नल हुई है, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ कर्नल। और ये इन्होंने खैर लड़ाई में गए भी नहीं, लीड भी नहीं की अपनी आर्मी। तो आर्मी ने जो है बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया और इन्होंने, बहुत फेमस वाक्य है, इन्होंने, नादिर शाह ने अपने हाथों से जो है वो अहमद शाह को, सॉरी, नादिर शाह को जो है वो गोल्डन कीज जो है दिल्ली की जो चाबियां थी इन्हें खुद दी, और उसके बाद उन्होंने इन्हें जंजीरों में डाल के परेड कराई थी शहर से ले जाके, और इन्हें इम्प्रिजन कर लिया था। नादिर शाह सिर्फ प्लंडर करने आए थे, उन्होंने था कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जो है वो मालो दौलत है, तो वहां पे किंगडम एस्टेब्लिश करने नहीं आए थे, सिर्फ प्लंडर करने आए थे। इन्होंने अच्छी तरह दिल्ली को लूटा, मैस एग्जीक्यूशंस की, और उसके बाद वो चले गए। तो ये आपने जो मोहम्मद शाह रंगीला का याद रखना है कि ये लिटिल मुगल्स में से तकरीबन इनका सबसे लंबा रेन है, 1719 से 1748 तक। 16 ईयर्स की एज में, इससे पहले जितने भी बादशाह थे, देवर क्लोजर टू 50 एंड 60। ये 16 ईयर्स की एज में आए हैं एज अ पपेट रूलर सैयद ब्रदर खान की हेल्प की वजह से। इनका पेन नेम जो है वो सदरंग था, और इनकी जो है वो म्यूजिक, आर्ट, डांस और इसको, जी, इसके बड़े पैटर्न थे, तो इसलिए इनका नाम रंगीला पड़ गया। इन्हें जो है वो बहादुर शाह रंगीला भी कहते हैं, इनका सेकंड नेम बहादुर शाह रंगीला भी है, और मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। दो नाम हैं इनके। अगर बहादुर शाह रंगीला की बात की जाए, वो भी मोहम्मद शाह जो है इन्हीं को रेफर किया जा रहा होता है। और इनके टाइम के बाद रैपिड डिक्लाइन आया, उसके बाद सिर्फ डिक्लाइन ही है। यहाँ तक जो है कुछ उम्मीद बाकी थी कि किसी तरीके से, क्योंकि सेंटर में जो है हुकूमत मजबूत थी, तो कुछ उम्मीद थी कि किसी ना किसी तरीके से जो है शायद मुगल जो डायनेस्टी है वो एग्जिस्ट कर जाए। लेकिन जब नादिर शाह ने प्लंडर किया, अब नादिर शाह यहाँ से जाते हुए, पीकॉक थ्रोन का हमने कल जिक्र किया था कि पीकॉक थ्रोन बना था, तो पीकॉक थ्रोन में से जो जो सबसे महंगे जूल्स थे, जिसमें कहा जाता है कोहिनूर भी था, उसको लेके नादिर शाह अपने साथ वापस काबुल चले गए हैं। उसके बाद अहमद शाह बहादुर हैं। ये अहमद शाह बहादुर मोहम्मद बिन शाह बहादुर के बेटे थे। ये 13th किंग हैं मुगल एम्पायर के। इनको मराठा ने बैटल ऑफ सिकंदराबाद में 1754 में इनको जो है वो शिकस्त दी थी। आपको मैंने बताया है नादिर शाह जो है वो सिर्फ लूटने आए थे, वो जब वो लूट के चले गए, प्लंडर कर लिया अच्छे तरीके से, जो है उनको इम्प्रिजन कर दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला को उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जो है उनके बेटे अहमद शाह बहादुर आए हैं। उन्होंने 1748 से 1754 तक हुकूमत की है। उनको जो है वो मराठास के हाथों, मैंने आपको बताया था कि अपराइजिंग स्टार्ट हो गई थी सिख, मराठास और राजपूत की। और मराठास ने इनको सिकंदराबाद की जो बैटल है उसमें 1754 में हराया है। अब हमारे पास दो बैटल्स आ गई, बैटल ऑफ कर्नल जो है 1739 में हुई है, और बैटल ऑफ सिकंदराबाद 1754 में हुई है। अच्छा, क्योंकि सेंटर पहले वीक हो चुका था, मराठास क्या था, शिकस्त भी हुई, कुछ एरिया उनको दे भी दिया। उसके बाद रिबेलियन शुरू हुई है इमादुल मुल्क की। इमादुल मुल्क एक वजीर थे, इनके पास काफी पावर थी। तो इमादुल मुल्क ने क्या किया, अहमद शाह बहादुर को इम्प्रिजन किया, उनको ब्लाइंड किया, इनकी मदर को और अहमद शाह बहादुर दोनों को जो है वो ब्लाइंड किया सलाखों के थ्रू, गर्म सलाखें करके। और उसके बाद इनको जो है ना वो प्रिजन में फेंक दिया। और 1775 में, यानी इनके कैप्चर के तकरीबन 19 साल बाद, इनकी डेथ हुई है। मोती मस्जिद, अब आप ये देख रहे होंगे कि मोती मस्जिद बार बार आ रहा है, लिटिल मुगल्स की बहुत सबकी जो तदफीन है, बहुत सारे जो लिटिल मुगल्स हैं उनकी मोती मस्जिद दिल्ली में हुई। तो ये आपने जरूर याद रखना है, मोती मस्जिद दिल्ली जो है लिटिल मुगल्स की तदफीन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट जो है जगह है।
अब इमादुल मुल्क आ गए हैं। अब ये जो है इमादुल मुल्क मुगल नहीं है, लेकिन मुगल का बहुत सारा जो टाइम है जो है इनके पास रहा है। ये आप देख रहे होंगे गाजी इमादुल मुल्क। ये रिस्पॉन्सिबल हैं ब्लाइंडिंग और इम्प्रिजनिंग अहमद शाह बहादुर के। इन्होंने आलमगीर टू, जब आगे आएंगे आलमगीर जो किंग है मुगल किंग, उनकी असैसिनेशन जो है इन्होंने प्लॉट की थी। और उन्होंने उसके बाद आने वाले शाह आलम एक और भी हैं, क्योंकि जाहिर बात है मुगल्स आपस में सारी फैमिली थे। कोई कजन था एक्सक्यूज मी, कोई कजन था, कोई प्रिंस जो था, सारी बातें सारे प्रिंस तो थ्रोन पे नहीं आते थे, तो उनके बच्चे या बच्चों के बच्चे में से जो भी जो सैयद बरदरान को लगता था कि वो यूज कर सकते हैं, या जिनको थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलेगी नोबलमैन के थ्रू, तो वो उसको आगे इनेक्ट कर देते थे। तो इन्होंने शाह आलम जो है आगे आने वाले सेकंड जो एक एम्परर थे उनकी फैमिली, आलमगीर टू की फैमिली, उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए है, उनको टॉर्चर किया, कैद रखा। उसके अलावा आलमगीर टू की असैसिनेशन प्लॉट की है, और अहमद शाह बहादुर को इन्होंने जो है वो इम्प्रिजन किया था। अब क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आए थे, रिबेलियन थी, इसके बाद वापस आ गए हैं। आलमगीर टू जो है वो किंग बन गए हैं जो मुगल हैं। अब हम आलमगीर टू की बात करें तो हमने बात की कि सिकंदराबाद में 1754 में जो है वहां पे शिकस्त हुई मराठा के हाथों। उस वक्त अमादुल मुल्क की जो है अपराइजिंग शुरू हो गई। उन्होंने जो उस टाइम पे थे किंग, उनको ब्लाइंड किया। उसके बाद उनको जो है इम्प्रिजन किया, वहां पे उनकी डेथ हो गई। जारी बात है क्योंकि वो वजीर थे, तो फिर सईद बरादरान ने एक और जो है पपेट किंग ला के रख दिया। उनका नाम था मिर्जा अजीजुद्दीन मोहम्मद। ये 15th मुगल एम्पर है, और इन्होंने आलमगीर का टाइटल लिया और उनकी अप्रोच फॉलो की। मैंने आपको बताया था पहले जो भी हमारे पास शाहजहां टू भी आए हैं, कि जिनसे वो इंस्पायर होते थे ना, जिनकी पॉलिसी से, जिनको बहुत ज्यादा वो समझते थे कि पॉपुलेशन में जो है जनरल पॉपुलेशन जो है उनकी उसमें फेमस थे, तो वो उसका नाम टेकअप कर लेते थे कि जी मैं औरंग आलमगीर सानी हूँ, या मैं शाहजहां सानी हूँ। और फिर लोगों के दरमियान जो है वो पेट्रनशिप और अपनी जो है अपने लिए अच्छे जज्बात और अपनी तरफ उनकी ओबीडियंस करते थे, इंस्पायर करने की कोशिश। इनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि प्रिंसेस से तो अक्सर होता ये था कि जो प्रिंस आता था उसको जिससे सबसे ज्यादा खतरा होता था वो उसे उठा के जेल में डाल देते थे। तो ये 50 ईयर्स की एज में थ्रोन पे आए हैं, और इन्होंने मोस्टली अपनी सारी उम्र जो है ना वो जेल में गुजारी है। जब आपकी ना तालीम हुई, आपको जो है वो बादशाह या प्रिंसेस की तरह ना ही नोबल्स ने जो है वो तैयार किया है थ्रोन के लिए, और आप जेल से आपको उठा के उन्होंने जाके रख दिया है थ्रोन के ऊपर, तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जब एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो आपकी जो हुकूमत के जो मामलात हैं वो और ख़राब होते गए। फिर जब इमादुल मुल्क ने देखा कि वो इनको जो है नहीं कर पा रहे हैंडल, और इनको नहीं, वो नहीं बात मान रहे इनकी, क्योंकि इमादुल मुल्क की पावर के थ्रू, बैकिंग के थ्रू ये यहाँ तक आए थे, सैयद बिरादरान और इमादुल मुल्क की बैकिंग के थ्रू। उन्होंने जो है ना डिफरेंट सेक्ट्स के जो लोग थे जो इनके खिलाफ थे, उन सबको इकट्ठा करके इनकी जो है वो प्लॉट किया कि ऐसे दिखाया जाए कि लोगों ने तंग आके इनको जो है वो कत्ल किया। हालांकि जो सारे लोग थे, जो प्लॉटिंग थी, वो इन्होंने की थी, इमादुल मुल्क ने। तो आलमगीर टू को दिल्ली में उनकी तदफीन की गई। फिर हमारे पास शाहजहां थ्री आ जाते हैं। अब शाहजहां थ्री आ गए हमारे पास। ये 16 मुगल किंग थे। इनको भी इमादुल मुल्क की हेल्प से थ्रोन मिला, क्योंकि अब इमादुल मुल्क साहब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कि पहले आलमगीर टू को लेके आए हैं, फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिए। अब इमादुल मुल्क साहब ने शाहजहां थ्री को रख दिया आके। उनका असल नाम था मिर्जा मुहिउल मिल्लत। आपको इनके रियल नेम याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, आप जो इनके टाइटल्स हैं ना, क्योंकि आपको हमेशा शाहजहां थ्री कहा जाएगा, मिर्जा मुहिल मिल्लत नहीं पूछा जाएगा। तो इनके जो नेम्स हैं जिन्हें टेकअप किए हुए हैं, क्योंकि ये अक्सर इनकी सील्स पे भी लिखे होते थे, जो इनके ऑफिशियल पोर्ट्रेट्स बनते थे उस पे भी लिखे होते थे। जब ये कोई ऑर्डर करते थे, उसके ऊपर जो इनकी सील होती थी जिसको ये साइन करते थे, उस पे भी अपना नाम वही मेंशन करते थे। तो ये शाहजहां थ्री हैं। इनको इमादुल मुल्क ने थ्रोन पे लाके रखा था, और इन्हें मुगल चीफ्स ने मिल के जो है वो एग्जाइल कर दिया था। जो मुगल नोबलमैन थे उन्होंने कहा था कि ये गलत आए हैं थ्रोन के ऊपर, और इनको जो है ना शाह आलम टू जो इनसे पहले थे उनके नाम के ऊपर जो है ना इन्होंने इन्हें एग्जाइल कर दिया। ये इन्होंने एग्जाइल में ही इनकी डेथ हो गई, और वहीं पे इनकी तदफीन हुई है। अब आ गए शाह आलम टू। आप ये देख सकते हैं इनकी फोटो में, ये कितने बूढ़े हैं। ही वॉज क्लोजर टू 60s।
ये 2 दफा किंग बने हैं। एक दफा पहले बने थे और इनको डिथ्रोन कर दिया गया था। उसके बाद फिर ये 1788 में आए हैं, क्योंकि जो पिछले किंग थे वो सिर्फ शाहजहां थी, वो कुछ छोटे से टाइम पीरियड के लिए आए थे और उनको एग्जाइल जब कर दिया गया, ये दोबारा पावर में आ गए। इनका असल नाम जो है वो अली गौहर था। इनको जो है 1788 में इनके दुश्मनों ने ब्लाइंड कर दिया और इनका थ्रोन चला गया। अब 1788 अक्टूबर में इन्होंने फिर जो है ना अपना थ्रोन लिया वापस, जब इनके जो जब हाजी शिंदे, एक हिंदू वहां के चीफ्टन थे, उन्होंने जो शाह आलम जो है उनको इनके जो दुश्मन थे उसके अब्दुल कादिर, उसके कान काट के और इसकी आंखें निकाल के भेजी कि जी मैंने इसे मार दिया है क्योंकि इन्होंने आपको ब्लाइंड किया था, तो मैंने इनकी आंखें निकाल ली हैं, तो अब आप अपना थ्रोन वापस ले लें। तो फिर जो है ये वापस अपने थ्रोन पे आ गया। अब इनके जो थ्रोन, इनके जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर मैसूर वॉर हुई है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हुई है 1799 में। ये इसलिए मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि लिटिल मुगल्स के टाइम में, शाह आलम टू के टाइम में, बाजू ये पूछा जाता है कौन से किंग के टाइम में टीपू सुल्तान की डेथ हुई, तो वो थे शाह आलम टू। और 1799 में जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हुई है, उन्हें शहीद कर दिया गया था। उसके बाद मोहम्मद शाह बहादुर आ गए हैं। ये 1788 से 1788 कुछ ही महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए रहे हैं ये। इनका असल नाम था बेदार बख्त, और ये 2 महीने के लिए किंग रहे हैं। और जब पिछले जो हमने पढ़े थे किंग शाह आलम, उनके जब टेम्परेरी उनको ओवरथ्रो किया गया था, तो उनके उस टाइम पीरियड के लिए हमने बताया था कि अगस्त में उनको ओवरथ्रो किया गया था और अक्टूबर में दोबारा वो वापस आ गए थे। तो उस टाइम पीरियड के दौरान में ये जो है इन्हें इनेक्ट किया गया था एज इंटरम किंग। उसके बाद हमारे पास बहादुर शाह है, ये आखिरी जो है वो किंग है। इसके बाद मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। इनका असल नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। इनकी टाइम में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई है और ये मुगल एरा का जो है एंड था। ये 19th और लास्ट रूलर हैं मुगल डायनेस्टी के। ये एक पोएट थे। आपको पता है कि इनको एग्जाइल किया गया था रंगून बर्मा में और वहीं पे इनकी डेथ हो गई थी। तो हमने लिटिल मुगल्स भी कवर किए हैं 1707 से 1857 तक। अब 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है और मुगल जो एम्पायर है वो कोलैप्स कर गई है। 1719 में हमारे पास 4 मुगल किंग्स आए हैं बैक, 19 मुगल किंग्स टोटल थे। और सबसे ज्यादा जो है ना इनको इंटरनल रिबेलियन की वजह से मसला हुआ। इन सब में लिटिल मुगल्स में सबसे लॉन्गेस्ट रेन है मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में जो है वो नादिर शाह आए हैं, उन्होंने इन्वेशन किया है, जिसमें हमारे पास बैटल ऑफ कर्नल हुई है 1739 में। प्लंडर करने के बाद, दिल्ली को लूटने के बाद, मैस एग्जीक्यूशंस के बाद ये वापस चले गए। अब सारी बात है, दिल्ली का बहुत सारा खजाना जो है वो लूट के चले गए थे वो। तो आपका जो है रेवेन्यू और कम हो गया, आपके पास कैपिटल कम हो गया, आपकी जो फौज थी उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, आपके जो नोबल मैन थे, चीफटन से प्रिंसेसेस थी, उनकी बहुत सारी मैस एग्जीक्यूशन हुई है। तो इंटरनली आप वीक होते गए और उसके बाद जो है वो मुगल एम्पायर नहीं संभली। पहले जो है वो सैयद बिरादरान थे जो जिन्होंने एज पपेट जो है बहुत सारे बादशाह को रीनेक्ट किया है। और उसके बाद जो है वो इमादुल मुल्क है, एक वजीर थे, उन्होंने बहुत सारे बादशाह जो है वो थ्रोन पे लाके बिठाए हैं। मोस्टली जो बादशाह थे इस टाइम पीरियड में लिटिल मुगल्स, वो 50 to 60 ईयर्स की एज के थे और मोस्टली इनको एग्जाइल्स में या फिर प्रिजन्स में वो लोग रहे हैं, क्योंकि डर होता था कि जब कोई नया प्रिंस आएगा तो वो या तो उनको कत्ल कर देगा। तो वो क्या करते थे कि जो अपने, जिनका लगता था कि वो आके बैठ सकते हैं थ्रोन पे, या तो जो थोड़े मेहरबान होते थे वो एग्जाइल में भेज देते थे, और जो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती थी वो एग्जीक्यूशंस करा देते थे या प्रिजन में डाल देते थे। तो हमारे पास मुगल डायनेस्टी जो है वो वीक होती गई है और आखिरी जो है ब्लो थी बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर को जो है वो शायर थे, नाजुक मिजाज इंसान थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस था नहीं, वैसे ही इतनी वीक हो चुकी थी मुगल एम्पायर। तो इनको जो है ना 1857, और ये वैसे भी जो है पपेट किंग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको रखा हुआ था पपेट किंग के तौर पे। ये मुगल डायनेस्टी बरकरार रही है जी, मुगल हैं, किंगडम चल रही है। तो ऑन फेस जो है ये बहादुर शाह जफर किंग थे, लेकिन एक्चुअल जितनी भी जो पॉलिसीज थी वो ब्रिटिशर्स की चल रही थी। और इसके बाद इनको एग्जाइल करके बर्मा में एग्जाइल कर दिया गया और फिर इनकी डेथ हो गई।
अब यहाँ तक हमारे लिटिल मुगल्स और मुगल डायनेस्टी एंड हो गई है। हम इसको रिवाइज करते रहेंगे। अब हम थोड़े से सिर्फ ये 5-6 हमारे पास इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं, जो 1739 से 1800 तक हुए हैं। इसके बाद जो है हम कल जो है वो जो हम डिस्कस करेंगे, हम उसको 1817 से 1900 तक डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास, आपको मैंने पहले बताया था, 1739 में बैटल ऑफ कर्नल हुई है नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के दरमियान, जिसमें दिल्ली जो है मजीद वीक हो गया। उसके बाद 1748 में बहावलपुर की जो स्टेट है नवाब सादिक ने बनाई थी। 1748 में जो स्टेट है एज अ सेपरेट स्टेट, एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट जो है बहावलपुर की स्टेट फाउंड हुई है। 1757 में जंग पलासी हुई है, बैटल ऑफ पलासी बिटवीन सर रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल। जो नवाब ऑफ बंगाल थे उस वक्त, उनकी और रॉबर्ट क्लाइव की जो है वो जंग हुई है। बंगाल ने जो है, आपको मैंने बताया था कि बंगाल में उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी फैक्ट्रीज बना ली थी, क्योंकि बंगाल है, सूरत है, ये सारे जो है ना, ये बे ऑफ बंगाल के करीब के सिटीज हैं। तो इन सिटीज की जाहिर बात है, जितने आप ट्रेड रूट्स के करीब होंगे उतना आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा जो है अपना एरिया बना लिया है, बहुत ज्यादा अपना रोब और दबदबा कायम कर लिया है, तो फिर जब इन्होंने रिबेल किया तो सर रॉबर्ट क्लाइव की जो है लीडरशिप में बैटल ऑफ पलासी हुई है नवाब ऑफ बंगाल के साथ, और ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए हैं। तो जो बंगाल था वो पूरे का पूरा ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया, और देवर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एट दैट टाइम। उसके बाद 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है। आपको याद होगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है 1726 में। उसके सॉरी 1726, 1526 में, 1526 में फर्स्ट बैटल हुई है पानीपत की। उसके एग्जैक्ट 30 साल बाद 1756 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई है, जो अकबर और हेमू बेकाल के दरमियान हुई है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। और उसके बाद अब हमारे पास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आ गई है, जो मराठास और अहमद शाह दुर्रानी के दरमियान हुई है। मराठास ने जब अपना कंट्रोल शुरू किया, तो उस वक्त अहमद शाह दुरानी जो है उन्होंने 1761 में जो है वो जंग लड़ी है मराठास के साथ, और अहमद शाह दुरानी जीत गए हैं। जो इस तरह की वॉर्स है ना, जैसे बैटल ऑफ पानीपत है, ये 3 वॉर्स हैं, तो आपको इन तीनों की वॉर्स के नाम आने चाहिए। ये तीनों वॉर्स कब हुई हैं, किस सन में, और कौन जीता है। इसको काइंडली नोट कर लें, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। शाह वलीउल्लाह की डेथ हो गई है 1772 में। उसके बाद 1773 में रेगुलेशन एक्ट 1773 आया है। अब ये रेगुलेशन एक्ट क्या है? पार्लियामेंट ऑफ जो है वो ब्रिटेन ने, ग्रेट ब्रिटेन ने मैनेजमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए एक एक्ट दिया है। ऑब्वियसली अब 1773 तक इन्होंने बहुत सारी पावर गेन कर ली थी। 1857 यानी तकरीबन 100 साल, 80 इयर्स बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है। यानी उससे पहले इनका इतना ज्यादा फुट होल्ड हो चुका था कि इन्हें वहां पे एज ये आए थे ट्रेडर्स, तो इनके पास छोटी सी आर्मीज होती थी सेपरेट, जो प्रोटेक्ट करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी आर्मीज भी बढ़ा दी। जब आर्मीज बढ़ा दी, खर्चे भी ज्यादा होने लग गए, ट्रेड भी ज्यादा होने लगे, फिर इन्होंने अपनी गवर्नर जनरल्स भेजना शुरू कर दिए, अपने जो है वो वाइसराइज भेजना शुरू कर दिए। उस वक्त उनको वाइसराय टाइटल नहीं था, लेकिन जो उनके डिफरेंट वाइसरायज थे उन्होंने वहां पे इम्पोज करना शुरू कर दिया कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कायम किया जाए, क्योंकि वहां पे उन्होंने कॉलोनाइजेशन करनी थी। जब उन्होंने कॉलोनाइजेशन करनी है तो फिर उसके लिए उनको रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे मैनेजमेंट करनी चाहिए वो भी इन्हें चाहिए थी, पता कि किस तरह करें। तो इसलिए ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया है 1773 का जो एक्ट है, उसको रेगुलेशन एक्ट कहते हैं। अब जो उसमें कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट, आपको ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट अगर आ जाए तो इसका मतलब है पीस एक्ट की बात कर रहे हैं, पीस इंडिया एक्ट की। और अगर पीस इंडिया एक्ट आ जाए और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कौन सी जो है वो शॉर्ट कमिंग्स रेगुलेटरी जो है एक्ट ऑफ 1773 को सही करने के लिए की गई थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट है। ये इंटरचेंज यूज हो सकते हैं नाम, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए दोनों नाम मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब 1797 में गालिब
जो है उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, मिर्जा गालिब, उनकी पैदाइश हुई है 1799 में। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि शाह आलम टू के टाइम में 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई है, शहीद हो गए हैं वो। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मैसूर का जो पावर थी, जो कंट्रोल था, वो अपने हाथों में ले लिया था। फिर आ गया 1800। अब 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश किया है लॉर्ड वेल्सले ने, जो गवर्नर जनरल हैं ब्रिटिश इंडिया के। अब आप ये देख लें कि उन्होंने 84 में जो एक्ट एनेक्ट किया है, पीस एक्ट, उसके बाद उन्होंने वहां पे गवर्नर जनरल लगा दिए। अब आप ये गवर्नर जनरल जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी कॉलोनी का, कंट्री का नहीं, कॉलोनी की बात करें। याद रखिएगा, जब हम कॉलोनीज की बात करते हैं तो वहां पे गवर्नर जनरल आते हैं, और कायदे आजम भी पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, उसके बाद जाके जो है वो चेंज होके प्रेसिडेंट हुए। उससे पहले गवर्नर जनरल ही कहा जाता था। तो जो गवर्नर जनरल यानी गवर्न करने वाला सबसे बड़ा जो जनरल गवर्नर है, वो उन्होंने वहां पे इनेक्ट करना शुरू कर दिए। 1784 के बाद होना शुरू हो गए थे, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेटिव फुटहोल्ड ले रहे थे, और जो है सब कॉन्टिनेंट प्रॉपर कॉलोनाइजेशन की तरफ चला गया था, कॉलोनी बनता गया। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई और प्रॉपर जो है वो कॉलोनी बन गई थी। 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद सब कॉन्टिनेंट प्रॉपर कॉलोनी बन चुका था। तो 1800 में उन्होंने वहां पे लोगों को ये दिखाने के लिए कि हम लोग जो है वो आपकी वेलफेयर के लिए भी बहुत ज्यादा, आपकी तालीम, आपकी वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा हम लोग कंसर्न हैं, तो उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज, ये क्वेश्चन आ जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना? 1800 में। किसने एस्टेब्लिश किया? लॉर्ड वेल्सले ने। अब ये भी पूछा जा सकता है, लॉर्ड वेल्सले जिन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश किया था, वो कौन थे? वो गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। उसके बाद 1801 में महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो पंजाब के रूलर बन गए हैं। अब आपने देखा कि इतना वीक हो चुका था मुगल, अभी मुगल एम्पायर के ही दरमियान की हम बात करें, 1857 में मुगल एम्पायर खत्म हुई है। तो मुगल एम्पायर, अब आप देखिए पंजाब और जो आपका दिल्ली है, जो आपका उनका जो डिस्टेंस है वो कम है। तो पंजाब के अंदर सिखों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। आहिस्ता आहिस्ता ये पेशावर, पंजाब और इधर के कुछ जो एरियाज हैं उन्हें इनेक्ट करते रहे हैं। और फिर महाराजा रंजीत सिंह 1801 में इन्होंने अपने आप को रूलर ऑफ पंजाब जो है वो जो है सॉरी ऐलान कर दिया था कि रूलर ऑफ पंजाब बन गए हैं। उसके बाद जो गुरु नानक हैं, जो इनके सबसे बड़े गुरु कंसिडर किए जाते हैं सिखिज्म के, उनके जो है पोते हैं, उनका नाम मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, उन्होंने जो है इनकी सेरेमनी थी, जो कॉरोनरेशन सेरेमनी थी उनकी, उन्होंने की थी। और अब आप देख लें कि पंजाब एक बहुत बड़ा फर्टाइल, और पेशावर से पंजाब तक का एरिया बहुत बड़ा एरिया है, बहुत फर्टाइल एरिया है, वो सारा सिखों के कब्जे में आ गया। तो आपकी जो प्रोडक्शन की एरिया है, जो आपका बेसिक फूड प्रोडक्शन का एरिया था मुगल एम्पायर का, वो आ गया था सिखों के पास। तो अब इतना ज्यादा इश्यूज आ चुके थे कि हुकूमत इतनी वीक हो गई थी। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, 1801 तक हमने पढ़ा है, हम जाएंगे कल 1801 से 1900 तक। और हम प्रीवियसली जो हमने मुगल्स किए हैं, हम 4 मुगल्स को अभी रिवाइज कर चुके हैं, फिर हम 4 मुगल्स को और रिवाइज करेंगे। इस तरह करते करते हम पहले सारे ग्रेट मुगल्स को रिवाइज करेंगे और फिर हम लिटिल मुगल्स की तरफ आ जाएंगे। लिटिल मुगल्स के आपको पता होने चाहिए कि कितने हमारे पास किंग्स रहे हैं, कौन से एरिया में, जो मैंने आपको बताया था, अभी हम रिवाइज करते हैं इसके बाद। तो यहाँ तक हम लोगों ने अब देखना है, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें कि कौन कौन से इश्यूज आए हैं मुगल्स को, लिटिल मुगल्स के टाइम में क्या इश्यूज आए। एक, एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता, सेंटर था, सेंटर क्या है? दिल्ली है, सेंटर कैपिटल को कहते हैं, जहां से आपकी हुकूमत चलती है, वो वीक होता गया। किस वजह से? रिबेलियंस। अब आलमगीर जो है, औरंगजेब आलमगीर, मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो पीसफुल एनवायरनमेंट उससे पहले चल रहा था, इश्यूज थे लेकिन थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट था, उसको डिसरप्ट किया, रेडिकल इस्लामाइजेशन की, जिजिया लेके आ गए। अब जब वो जिजिया लेके आए हैं तो जो आपकी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी नाखुश हो गई,
जब रेडिकल इस्लामाइजेशन होगी तो जो आपकी मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी ना खुश हो गई कि जब वो जो उनके रिलेशनशिप से जो शादियां, उससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रूलर्स की जो है वो नॉन मुस्लिम वाइफ्स होती थी। उनकी जो एम्प्रेस होती थी, जो उनकी फर्स्ट कंसॉर्ट, क्वीन कंसॉर्ट जिनको कहते हैं, जो पहली जो इनकी एम्प्रेस होती थी, वो मुस्लिम होती थी। और अक्सर ये होता था कि उनके सेकंड जो है एम्प्रेस हैं वो हैं हिंदू, नॉन मुस्लिम। अब जब नॉन मुस्लिम्स में से बहुत सारे किंग्स ऐसे भी हैं जो नॉन मुस्लिम्स, जिनकी मदर्स जो थी वो नॉन मुस्लिम थी, तो उनमें जो है इन्फ्लुएंस नॉन ये हिंदू कल्चर का भी था। और उनकी तरफ वो सिंपथाइज भी करते थे क्योंकि उनकी मदर का ताल्लुक उस सेक्ट से, उस रिलीजन से था। तो जब रेडिकल इस्लामाइजेशन होगी, जो कॉन्सेप्ट था मिलजुल के रहने का वो भी खत्म हो गया। अब आपको इंटरनल थ्रेट्स तो ये हो गए, अब एक्सटर्नली भी आपको थ्रेट्स ये हो गए कि जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग जो कॉलन सॉरी इंडिविजुअल स्टेट्स थी, उनको भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। जो इंडिविजुअल स्टेट्स थी उनको भी प्रॉब्लम थी कि वहां पे जहाँ उनके साथ आपका अच्छा ताल्लुक था, अब अगर वो ट्रेड करने आ रहे हैं आपकी हुकूमत में, आपकी एरिया में, जियोग्राफिकल रीजन में, तो उनको वहां पे जिजिया की वजह से ज्यादा टैक्स भी देना पड़ रहा है, तो वो आपके साथ ट्रेड क्यों करेंगे? व्हाई वोंट दे ट्रेड विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये और डिफरेंट छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी, तो उनके साथ वो ट्रेड क्यों नहीं करेंगे? वो ट्रेड आपके साथ क्यों करेंगे जब आपको प्रोडक्ट जो है उनका प्रोडक्ट आपके पास कम दामों में बिक रहा है, उनको प्रॉफिट कम हो रहा है? तो आपकी ट्रेड भी वहां से वीक होना शुरू हो गई, वहां से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी लूज होना शुरू हो गई, वहां से आपका सेंटर भी वीक होने लग गया। उसके बाद जब नए किंग आए हैं, उन्होंने रिवर्स करने की कोशिश की है। जो आलमगीर के जो बेटे थे बहादुर शाह, उन्होंने उसको रिवर्स, बहादुर शाह वन की बात करी मैं, उन्होंने उसको रिवर्स करने की जब कोशिश की है, इस रिवर्स करने के प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारे लोगों को नाराज भी कर दिया। क्योंकि आप ऑर्थोडॉक्स जो थे नोबलमैन, उनको सपोर्ट वो कर रहे थे आलमगीर को, लेकिन जब उनके बेटे ने आके उसे रिवर्स करना शुरू किया, तो जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट था, जो ऑर्थोडॉक्स एक उनका ग्रुप था, उन्होंने उसे सपोर्ट करना बंद कर दिया। लेकिन जो इतना इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका था, वो डैमेज जो है बरकरार रहा। बाहर से लोगों ने आके छोटे छोटे एरियाज को एनेक्स करना शुरू कर दिया। अब आप, अगर इतना बड़ा पाकिस्तान है, इसमें से अगर आप सिर्फ मुल्तान को, या ये मुल्तान फिर बिग सिटी है, आप कह लीजिए डीजी खान को, या किसी छोटे से एरिया को एनेक्स कर लें, तो आपकी ओवरऑल गवर्नमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा। लेकिन ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होगा ये कि जब जो डीजी खान तक आ गए, फिर आहिस्ता 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 मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, उनकी पावर बढ़ती जाएगी। वो आपसे लॉन्गर रन में ज्यादा लंबा पैच ऑफ लैंड जो है वो ले लेंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक मिनट दीजिएगा मुझे।